Welcome to my channel Simple Physics Lectures. Today I am going to deliver tricks and tools for solving numerical based on electricity topic class 10. क्लास 10th आपके लिए आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है और क्लास 10th के बच्चों के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। ये 10th बोर्ड एग्ज़ाम है और इसमें फ़िज़िक्स वाले पोर्शन में आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। तो जो आपका वैद्युतधारा चैप्टर है, वैद्युतधारा से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है और ये 2020 में पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में। इसको लेकर के हम चलते हैं और इसको आपको सॉल्यूशन मेथड सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, फोकस ओवर इट। लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 ओम। तार की लंबाई L1 है, एरिया A1 है। यदि इसका तापक्रम बदले बिना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, तापक्रम बदले बिना इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यानी L2 इज़ इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ L1, दो गुना हो जा रहा है, ट्वाइस ऑफ L1, जिससे इसके आयतन में कोई अंतर ना आए। तो आयतन यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसी भी तार, कोई भी तार जो होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, बेलनाकार होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एरिया इंटू लेंथ, जिसको आप लोग लिखते हो पाई आर स्क्वायर एल, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो हम यहाँ पर जब वॉल्यूम को सेम रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 L1 इज़ इक्वल टू A2 L2, जब आपका V कांस्टेंट है उस कंडीशन में। ओके, सो लंबाई दोगुनी कर दी गई है तो एरिया में भी अंतर आएगा क्योंकि आयतन कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हम देख लेते हैं कि एरिया में क्या डिफरेंस आ रहा है। A2 ओवर A1, इस रिलेशन से अगर हम निकालेंगे सो A2 ओवर A1 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 हो जाएगा। ठीक है, यानी एरिया में जो चेंज होगा वो लंबाई के रेशियो में आप देखो तो रेसिप्रोकल आ रहा है। अब लंबाई कितनी चेंज हुई थी, L2 कितना हो गया है, ट्वाइस ऑफ L1, और ये है L1। तो A2 जो सेकेंड टाइम एरिया होगा वो फर्स्ट टाइम एरिया का, पहले वाले एरिया का कितना हो जाएगा, A1/2, यानी हाफ हो जाएगा। अब हमें यूज़ करना है कि क्या चीज़, रेजिस्टेंस के लिए हम वैल्यू यूज़ करेंगे। सो रेजिस्टेंस R इज़ इक्वल टू, आपको फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। R इज़ इक्वल टू रो L/A। रो इज़ रेजिस्टिविटी जो कि कांस्टेंट होती है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही, यानी प्रतिरोधकता चेंज नहीं हो रही है, तो हम R2 को निकाल सकते हैं। अगर ये R1 होता तो R1 इज इक्वल टू रो L1/A1, सो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L2/A2। अब L2/A2 को हम किस फॉर्म में ले आएंगे, L1 और A1 के फॉर्म में, ताकि जो रेजिस्टेंस वैल्यू हमें दी हुई है 5 ओम की, उस रेजिस्टेंस वैल्यू से हम R2 की वैल्यू भी निकाल पाएँ। हमें क्या निकालना है, नए तार का प्रतिरोध। तो अब यहाँ पर L2 ओवर A2, तो L2 हो जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ L1, और A2 कितना है, A1/2, A1/2। सो ये आ जाएगा आपका 4 रो L1 ओवर A1। अगर आप इस टर्म को देखिए तो ये टर्म आपकी इस रिलेशन से, R1 रिलेशन से ये वैल्यू दे रहा है R1। सो 4 टाइम्स ऑफ R1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5, सो इट विल बी 20 ओम। सो रेजिस्टेंस R2 इज़ इक्वल टू 20 ओम। ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं सिंपल फॉर्म में आपको बताती हूँ कि जब भी आप रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो जितनी लंबाई बढ़ी, अगर तार खिंच रहा है, जैसे तार में स्ट्रेचिंग हो रही है, कोई भी वायर जो लिया गया है वो स्ट्रेच हो रहा है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का कितना हो जाता है, n² टाइम हो जाता है इनिशियल रेजिस्टेंस का। तो क्योंकि लंबाई दो गुना हुई है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर इंटू R1 वैल्यू, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जितनी लंबाई बढ़ी, अगर तार खिंच रहा है उस कंडीशन में, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, दैट इज़ 4R1। सो R2 इज इक्वल टू 4R1, जो आपका यहाँ पे भी रिजल्ट आ रहा था, तो
ये एक डायरेक्ट है जिससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपका आंसर कितना आने वाला है। ऑब्वियसली स्टेप्स आप लोग पूरा लिखेंगे, लेकिन आपको आंसर इस ट्रिक से पता चलता है कि आपका आंसर करेक्ट है। सो दिस आंसर इज़ करेक्ट वन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। और अब इस न्यूमेरिकल को एक स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िए इसे। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट, आपके पास V वैल्यू दी हुई है 80 वोल्ट। 80 वोल्ट पे संचालित करने के लिए 10 एम्पियर की धारा लेता है, यानी I इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 एम्पियर। बल्ब को 240 वोल्ट पे संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे ये उतनी ही धारा ले। तो अब प्रतिरोध जो है वो चेंज हो रहा है और वोल्टेज चेंज हो रहा है। V डैश जो है अब हो गया है 240 वोल्ट और I डैश इज सेम एज I 10 एम्पियर। तो हमें इसमें निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस और जोड़ना चाहिए। ये सिंपल सी केस है कि एक आपका ये बल्ब है और ये जिस वोल्टेज पे वर्क कर रहा है वो है 80 वोल्ट का, और अब इस बल्ब को हमने दूसरी सप्लाई से जोड़ा जिसमें है 240 वोल्ट की सप्लाई। तो इस बल्ब के साथ में सीरीज़ में कितना रेजिस्टेंस अप्लाई होना चाहिए। तो ये सर्किट डिफरेंस है दोनों में। तो करंट सेम है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि I इज़ इक्वल टू V बाई आर इज़ इक्वल टू V डैश बाई आर प्लस, मान लेते हैं कि जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस जोड़ा जा रहा है वो है X और बल्ब का रेजिस्टेंस है R। सो इट इज़ R प्लस X। बल्ब का रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो I की वैल्यू है वो 10 एम्पियर दी हुई है। अब V की वैल्यू आपके पास है कितना है 80 डिवाइडेड बाई R, हमें नहीं पता। V डैश 240 डिवाइडेड बाई R प्लस X दैट इज़ इक्वल टू 10। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है X की, कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है। तो X निकालने के लिए सिंपल है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। सो R इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 80 बाई 10 दैट इज़ 8 ओम, यह आ जाएगा 8 ओम। अब उसके बाद हम सेकेंड रिलेशन ले लेते हैं, यानी कि ये दोनों रिलेशन ले लेते हैं, तो आपके पास X आ जाएगा। सो सेकेंड रिलेशन इज़ 240 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू रख दी 8 प्लस X इज़ इक्वल टू 10। अब इससे हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 240 इज़ इक्वल टू 80 प्लस 10x। सो 10x इज़ इक्वल टू 240 माइनस 80 दैट इज़ X इज़ इक्वल टू, आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 160 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 16 ओम। सो X वैल्यू इज़ 16 ओम, यानी कि हमें सीरीज़ में 16 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ना है। किस में जोड़ना है 16 ओम का, दिस वन इज़ 16 ओम। सो दिस वन इज़ द आंसर। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आगे की क्लासेस में भी काम आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फास्ट सॉल्व करके दिखा दूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे अगर फर्स्ट जो A है आपका A क्वेश्चन 6 और 2, तो ये 12/8 हो गया। 12/8 और 12/8 को हम सॉल्व करके 0.8 में ऐड कर देंगे, तो दैट इज़ 6/4 6/4 दैट इज़ 3/2 1.5 प्लस 0.8, तो ये आ जाएगा 2.3, ठीक है। लेकिन आपको समझाना है, आपको बताना है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली स्पीड मस्ट बी स्लो, नॉट लाइक दैट कि हमें अपना टैलेंट दिखाना है, जैसे कि आजकल जनरली यूट्यूब में कुछ टीचर्स कर रहे होते हैं। टीचर्स अभी वो नए नए बने हैं, इसलिए वो बहुत फास्ट अपने आप को दिखाते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड। सो मैं आपको यहाँ पर जो बता रही हूँ वो स्लो प्रोसेस से समझिए, तो उन बच्चों को भी समझ में आएगा जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं और उन बच्चों को भी समझ में आएगा जो प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो सबसे पहले तो आप ये करंट का कॉन्सेप्ट देखिए। जब भी करंट पॉजिटिव से निकलेगी, वैसे तो आपको पता है कि करंट नहीं होती है, तो एक्चुअली देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से स्टार्ट होता है। बट हम करंट की बात करते हैं, तो जहाँ कहीं भी डिवीज़न हुआ सर्किट में, करंट डिवाइड हुई, वहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाते हैं पैरेलल। सो यहाँ से करंट जब चली तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुई, दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1
प्लस 1/R2, और भी होंगे तो प्लस 1/R3। और सीरीज़ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये पैरेलल का है और ये सीरीज़ का है। अब पैरेलल में इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो इसको मैं जब न्यूमेरिकल कर रही हूँ तो R1 प्लस R2 ये फार्मूला हो जाता है RP का। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यही आएगा, RP इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। अब ये क्योंकि करंट डिवाइड हुई है, जहाँ करंट डिवाइड हुई वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और जहाँ करंट नहीं डिवाइड होती ये दोनों फिर से यहाँ जुड़ जाएंगी, तो जहाँ करंट नहीं डिवाइड होती वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है। सो 6 and 2 आर इन पैरेलल, और जो इनका रिजल्ट आएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन का वो 0.8 के सीरीज़ में हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को पुट करते तो 6 × 2 डिवाइडेड बाई 6 + 2 दैट इज़ 8, तो 12 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 4, दैट इज़ 4 3 12, 4 2 8, 3/2। सो 3/2 कॉरस्पॉन्डिंग टू 1.5। 1.5 में आप 0.8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2.3 ओम। सो दिस वन इज़ द रिजल्ट फॉर फर्स्ट सर्किट। अब सेकेंड सर्किट में आते हैं। करंट यहाँ से चली और यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हुई। जहाँ करंट डिवाइड हुई वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो 10 and 40 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर ये दोनों करंट यहाँ पे जुड़ जाएगी। उसके बाद यानी कि जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है और ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ये आपस में सीरीज़ में है, बट यहाँ पर करंट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ये तीनों पैरेलल में हैं, यानी 20, 30 and 60 आर इन पैरेलल। पहले हम 10 और 40 को सॉल्व कर लेते हैं, तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे। 10 × 40 डिवाइडेड बाई 10 + 40 इज़ 50, सो इट इज़ 400 डिवाइडेड बाई 50 एंड आंसर विल कम एज 8। सेकेंड सर्किट को सॉल्व करेंगे तो 20, 30, 60 है, सो 20 × 30 × 60 डिवाइडेड बाई 20 × 30 दैट इज़ 600 प्लस 30 × 60 दैट इज़ 1800, फिर 60 × 20 दैट इज़ 1200। इन सबको जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको चेक करो। तो ये आपका हो गया 1800, 18 + 18 3600, नीचे है 3600, ऊपर आपकी वैल्यूज़ हैं। इसको फर्दर 20 × 30 × 60 डिवाइडेड बाई 3600 सॉल्व कर लीजिए, सिंपल रिजल्ट आएगा। देखिए 3 2 6 होता है, 6 6 36 एंड 6 10, सो आंसर हेयर इज़ 10। इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया 10, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया 8 एंड दीज टू आर इन सीरीज, सो 8 + 10 हो जाएगा दैट इज़ 18 ओम इज़ द रिजल्ट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। थर्ड सर्किट में आ जाते हैं। करंट यहाँ से चली और यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, लेकिन जो करंट ऊपर जा रही है वो 1 ओम में फर्दर आ रही है, दैट मीन्स ये हो गए सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सो 1 and 1 आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड जो इनका रिजल्ट आएगा वो 2 के पैरेलल में हो जाएगा। सो 1 का और 1 का सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो जाएगा R' इज इक्वल टू 1 + 1 2। सीरीज़ में आपका फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2। उसके बाद ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 दैट इज़ 4, तो ये आपका आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज़ 1 ओम इज़ द रिजल्ट। इसमें भी एक ट्रिक होती है, फार्मूला होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी एक इनिशियल रेजिस्टेंस वैल्यू होती है उससे हम नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं, तो उससे आपका रिजल्ट 2 ओम का एक वैल्यू है, क्योंकि दूसरा भी 2 ओम है। अगर सेम रेजिस्टेंस वैल्यू होती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स, तो उससे भी आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर 2/2 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर आ गया 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये यहाँ से करंट चली, ये टर्मिनल बनाए, यहाँ पे सेल नहीं दिखाया गया, तो टर्मिनल से हम देखते हैं। ये करंट चली और 3 3 3 3 3 इसमें कंटिन्यूएशन में जा रही है, कोई डिवीजन नहीं है। सो ऑल दीज 3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, R1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा 5 3 15। आप 3 + 3 + 3 करेंगे, 15 ओम इज द आंसर। उसके बाद यहाँ पर करंट डिवाइड हो गई, तो ऑब्वियसली जहाँ करंट डिवाइड हुई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 3 3 3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने बताया जब रेजिस्टेंस सेम हो तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 1 2 3, सो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 1 ओम। सो आपका यहाँ सीरीज़ का रिजल्ट आया 15 और पैरेलल का रिजल्ट आया 1। आप यहाँ पे देख रहे हो कि करंट यहाँ डिवाइड नहीं हुई है, तो जो ये दोनों रिजल्ट्स आए हैं 15 and 1 दीज आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सो रिजल्ट विल बी 15 + 1, सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज़ 16 ओम। सो इसका आंसर आ गया 16 ओम। इस तरीके के क्वेश्चंस
एक मैथमेटिकल गेम्स की तरीके से होते हैं जिसमें फ़िज़िक्स के फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। एक गेम की तरीके से इसे लीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, यू विल गेट द आंसर एवरी टाइम एंड विद करेक्ट वैल्यू।